हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं न्यू पैटर्न बेस्ड आर ओ आर ओ टेस्ट सीरीज, जो कि आपका जो नया पैटर्न में एग्ज़ाम होगा। ये आपका 3 घंटे का पेपर होगा। यहाँ पे हिंदी और जीएस आपको साथ ही में पेपर मिलेगा। आपको 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना रहेगा। 200 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। आपके 140 प्रश्न जो है जीएस में रहेंगे और साथ ही 60 प्रश्न आपके हिंदी के रहेंगे। तो यहाँ पे इसको आपको 3 घंटे में सॉल्व करना है। तो यही एकदम पेपर बेस पे ही हमने यहाँ पे टेस्ट सीरीज करवाएंगे आपको। और आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। और आप लोग लास्ट में स्कोर ज़रूर बताइएगा। आप कोशिश करिएगा कि आपका 85 जीएस में हो और माइनस मार्किंग के बाद 85 आपका जीएस में हो, और साथ ही हिंदी में आपका 55 हिंदी में आपका सही होना चाहिए। तो इसके लिए आप अभी से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये टाइम बहुत तेज़ी से जा रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है आपके पास जितना आपका सिलेबस है। आपको जो है करंट भी तैयार करना है, आपको जीएस भी तैयार करना है, और साथ ही आपको हिंदी और साथ ही साथ रीजनिंग भी कुछ पोर्शन आपको पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रख के टाइम का एक अच्छे से मैनेजमेंट करिए और पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है यह है कि हाल ही में यूएस ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब, महिला एकल खिताब किसने जीता? जेसिका पेंगुला, आर्याना सबलेंका, इगा स्वेटेक या फिर एलेना रायबिकिना बाकिना। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आर्याना सबलेंका। तो टेनिस स्टार आर्याना सबलेंका ने आर्थर एस स्टेडियम अमेरिका में जेसिका पेगुला यानी कि जेसिका पेगला को इन्होंने 7-5 7-5 से हराकर पहली बार यूएस ओपन का खिताब जीता। इन्होंने पहली बार ये खिताब जीता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कौन सा खिताब? तो यूएस ओपन। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में पहले सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा का स्थल होगा? मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो उड़ीसा भारत में पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा का स्थल होगा। इस सुविधा की स्थापना के लिए 3 साल की अवधि में 620 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि हाल ही में बीसीसीआई के सचिव जयशाह निर्विरोध इसके अगले अध्यक्ष चुने गए हैं। दूसरा है कि जयशाह इसके अगले अध्यक्ष का पद संभालने वाले पहले भारतीय हैं। तीसरा कथन है कि यह क्रिकेट की वैश्विक शासी संस्था है एवं इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। और चौथा कथन है कि इसकी स्थापना वर्ष 1927 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में की गई थी। उपयुक्त में से कितने कथन सही है यहाँ? तो यहाँ पे जो है केवल 2 कथन यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल 2 कथन इस प्रश्न में सही है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया के पहले एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पे किया गया है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई किंग गिद्ध के लिए एक अत्याधुनिक जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, जो दुनिया में अपनी तरह का पहला है। यह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थित है। इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया गया है? 0%, 5%, 12% या फिर 18%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी 5%। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के दौरान कैंसर की दवाओं पर जीएसटी का दर जो है 12% से घटाकर अब 5% कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसमें ब्रह्मास्त्र ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। दूसरा है कि इसमें मनोज बाजपेयी और शर्मिला टैगोर की फिल्म गुलमोहर को बेस्ट फिल्म चुना गया। उपरोक्त में इस कथनों में से कौन सा सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला सही नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसकी थीम विकसित भारत रखी गई थी, जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता के 100वें साल यानी कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। दूसरा है कि इस स्वतंत्रता दिवस पर पेरिस ओलंपिक के भारतीय खिलाड़ी स्पेशल गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे। अब यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संसदीय राजभाषा समिति का जो अध्यक्ष चुना गया है, अमित शाह जी को चुना गया है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को सर्वसम्मत से संसदीय राजभाषा समिति का पुनः अध्यक्ष चुना गया है। नई सरकार के गठन के बाद संसदीय राजभाषा समिति के पुनर्गठन के लिए नई दिल्ली में समिति की बैठक हुई थी, जहाँ गृह मंत्री को अध्यक्ष चुना गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर नई दिल्ली? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को समर्पित है। इन्वेस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार, जिसका मूल्य वर्तमान में लगभग 23.2 बिलियन डॉलर है, जिसके साल 2028 तक 80.3 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, MPATGM हथियार प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित किया है। दूसरा है कि इसे हाल ही में पहली बार कंधे पर रखकर रॉकेट लॉन्चर की तरह लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का पूर्ण सदस्य बनने वाला 101वां देश बन गया है? तो यह जो देश है इसका नाम है नेपाल। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 101 क्रम का ये देश बन गया है, तो ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि हाल ही में वायुसेना और सेना ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत 15,000 फीट की ऊंचाई पर आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब का सटीक पैराड्रॉप ऑपरेशन किया था। दूसरा है कि भारतीय वायुसेना ने आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब को एयरलिफ्ट करने और सटीक पैराड्रॉपिंग के लिए अपने एडवांस वार प्लेन C-130J सुपर हरक्यूलिस का उपयोग किया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस उम्र से अधिक के नागरिकों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है 70 वर्ष तक के आयु के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसमें ब्रह्मास्त्र ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। अब दूसरा कथन है यहाँ पे कि इसमें मनोज बाजपेयी और शर्मिला टैगोर की फिल्म गुलमोहर को बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया। तो यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल दूसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ रक्षा विमान एक्सपो का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन इन्होंने जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में किया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि दिव्य कला मेला भारत सरकार द्वारा 2022 में विकलांग कलाकारों को उनके उत्पादों तक बाजार पहुंच प्रदान करके आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया था। दूसरा कथन है कि हाल ही में 17वें दिव्य कला मेले का आयोजन गोरखपुर में किया गया था। तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे दिव्य कला मेला 17वां दिव्य कला मेला हुआ है गोरखपुर में नहीं, छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ है। तो केवल पहला कथन सही हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह में भाग लेगी? तो अल नजाह जो है यह भारत और ओमान की सेना के साथ होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यहाँ पे पहला कथन है कि हाल ही में भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। दूसरा कथन है कि 2+2 बैठकें दोनों देशों में से प्रत्येक के 2 उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों विदेश एवं रक्षा विभागों के मंत्रियों की भागीदारी का संकेत देती है। तो यहाँ पे उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो 2+2 वार्ता होती है उसमें कौन कौन से मंत्री रहते हैं? तो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री इसमें भाग लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PME ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो इसके तहत प्रावधान जो हुआ है कितने करोड़ का हुआ है? तो ये हुआ है 10,900 करोड़ रुपए का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित। कथन है कि हाल ही में भारत ने 23 अगस्त 2024 को अपना तीसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया था। दूसरा कथन है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 का विषय चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना भारत की अंतरिक्ष गाथा था। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। कथन यहाँ पे असत्य है।
कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 23 अगस्त को जो ये मनाया गया राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ये 23 अगस्त को तीसरा नहीं था, ये पहला ही था, फर्स्ट था। तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया सोयूज अंतरिक्षयान किस देश से संबंधित है? तो सोयूज जो है यह संबंधित है रूस से, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ था? तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन शामिल हुआ है? तो अल्जीरिया शामिल हुआ है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अल्जीरिया को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के सबसे नए सदस्य के रूप में मंजूरी दी गई है, जो विश्व बैंक और IMF जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के विकल्प तलाशने वाले अन्य देशों में शामिल हो गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकृति दी है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस योजना के अंतर्गत 25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद अंतिम 12 महीनों के कुल वेतन का 25% पेंशन दिया जाएगा। दूसरा कथन है कि इसमें न्यूनतम 10 वर्ष की नौकरी करने के बाद सेवानिवृत्त होने पर कम से कम 10,000 रुपये पेंशन की गारंटी होगी। तीसरा कथन है कि यह योजना 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। उपरोक्त में से कौन सा कथन या फिर कितने कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल एक कथन यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके श्री विजयपुरम रखने की घोषणा की गई है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे रॉकेट रूमी 1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट है। दूसरा कथन है कि इसे तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से विकसित किया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये घोषणा जो किया गया है तेलंगाना राज्य द्वारा किया गया है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो तेलंगाना सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है। इसके तहत जो है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को यातायात प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित और भर्ती किया जाएगा। राज्य सरकार ने दावा किया है कि यह देश का पहला ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती कार्यक्रम है। तो ये भी जानते रहिएगा कि ये देश का पहला जो है ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती कार्यक्रम भी है, जो कि तेलंगाना राज्य द्वारा स्टार्ट किया गया है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चक्रवाती तूफान बेनबिका ने किस देश को प्रभावित किया? तो बेनबिका ने यहाँ पे किसको प्रभावित किया है? तो यह प्रभावित किया है फिलीपींस को, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा मुनाल उपग्रह किस देश का है? श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल या फिर भूटान? तो मुनाल उपग्रह जो है यह किस देश का है? तो यह जो है यह नेपाल का उपग्रह है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था आचार्य, अधर्यु, उपाध्याय या फिर पुरोहित? तो जो जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाता था वो क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था उपाध्याय, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होता था उसे अधर्यु कहा जाता था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफ़र करते हैं? अशफाक उल्लाह खां, बहादुर शाह जफर, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर वाजिद अली शाह? तो ये जो स्टेटमेंट है यानी कि ये जो शेरो शायरी है इसको किसने कहा था? तो इसको वाजिद अली शाह ने कहा था, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। पहला है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा कथन है कि उसकी फौज बेहतर थी। तीसरा है कि उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। और चौथा कथन है कि वह एक अच्छा प्रशासक था। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है किसके संदर्भ में? तो सिकंदर के संदर्भ में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तीनों कथन ऊपर के सही है, लेकिन वह एक अच्छा प्रशासक था, ये कोई लॉजिक नहीं था। इससे भी अच्छे प्रशासक थे, बस उसके पास जो है फौज बेहतर थी और साथ ही भारत में उसको देशद्रोही शासकों ने इसकी सहायता की, जैसे कि आम भी। और उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता भी नहीं था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी
किस मुगल सेनानायक के साथ हस्ताक्षरित की थी? जसवंत सिंह, जय सिंह, शाइस्ता खां या फिर दिलेर खां? तो शिवाजी ने पुरंदर की संधि जो कि 1665 में हुई थी किसके साथ की थी? तो यह मुगल सेनानायक जय सिंह के साथ इन्होंने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग किया जाना था? तो इसको जो प्रयोग किया जाना था यह गांधी जी के जेल में गांधी जी के आमरण अनशन से ये संबंधित था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन रूबिकॉन शब्द का चुनाव लॉर्ड लिथगो द्वारा पूना के आंगा खा पैलेस में गांधी जी के आमरण अनशन के दौरान उनकी संभावित मृत्यु की सूचना देने हेतु किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि इन पर विचार करना है और इनको कालक्रमानुसार लगाना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण कब किया गया? तो यहाँ पे राजधानी का जो स्थानांतरण हुआ था यह हुआ था 1327 ईस्वी में। अफगान षड्यंत्र कब हुआ था? तो अफगान षड्यंत्र हुआ था 1325 ईस्वी में। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब हुई? तो जलालुद्दीन खिलजी की जो हत्या हुई थी यह हुई थी 1296 ईस्वी में। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और फिर खुद राजा बन गया। तो यहाँ पे तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 1192 में हुआ था, 1192 में। तो यहाँ पे सीक्वेंस से लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? तो तराइन का, सबसे पहले तराइन का युद्ध हो जाएगा, फिर आएगा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या और फिर उसके बाद अफगान षड्यंत्र और फिर सबसे लास्ट में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। तो इसका जो सही कोड होगा 4-3-2-1 हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सन याद रखिएगा कि कब ये हुआ था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से सही कालक्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। विद्याधर, धंग, यशोवर्मा, कीर्तिवर्मा। तो इनको सीक्वेंस से लगाना है। तो विद्याधर का जो शासनकाल था कब से कब तक था? तो 1019 से 1029 तक था, 1019 से 1029 तक। और धंग का, तो धंग का जो शासनकाल था ये 950 से 1002 तक था, 950 से 1002 तक, 1002 ईस्वी तक। यशोवर्मा का जो शासनकाल था 930 से 950 ईस्वी तक था, 950 ईस्वी तक। कीर्तिवर्मा का जो शासनकाल था वो 1060 से लेकर के 1100 ईस्वी तक था। तो इनको सीक्वेंस से लगाना है। तो सबसे पहले यशोवर्मा आ जाएंगे जिनका शासनकाल 930 से 950 तक था। उसके बाद आएंगे धंग जिनका शासनकाल 950 से 1002 ईस्वी था। और फिर उसके बाद आएंगे विद्याधर जिनका शासनकाल 1019 से 1029 तक था। और सबसे लास्ट में आएंगे कीर्तिवर्मा जिनका शासनकाल 1060 से लेकर के 1100 ईस्वी तक था। तो ये जो सीक्वेंस हो जाएगा यह हो जाएगा 3-2-1-4 का। तो 3-2-1-4 ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो बाबरनामा का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया गया ये लेडेन और रस्किन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ युद्ध है और दूसरी तरफ वर्ष दिया हुआ है, तो इनको सुमेलित करना है। चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो चंदावर का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था 1194 ईस्वी में। तैमूर का आक्रमण कब हुआ? तो तैमूर का आक्रमण जो है यह तुगलक वंश के शासनकाल में हुआ था। तो इसका जो आक्रमण हुआ था 1398 में हुआ था। तो बी का पहला हो जाएगा। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में। और घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो 1529 ईस्वी में। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा 2143 होगा। 2143 ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता जो थे या विलियम विल्सन हंटर थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो विलियम विल्सन हंटर ने इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया का प्रकाशन कराया। इनकी अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग जिसको हंटर शिक्षा आयोग का गठन जो है यह 1882 से 1883 में किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को यहाँ पे सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ विद्रोह है और दूसरी तरफ उनका सन दिया हुआ है। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1879 से 80 में हुआ था, यानी कि ए का दूसरा हो जाएगा। पावना किसान विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था? तो 1873-76 में हुआ था।
1873 से 76 के बीच हुआ था पाबना किसान विद्रोह। बंगाल में बंगाल नील विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1859 से 60 में, जस्ट जो 1857 की स्वतंत्रता क्रांति हुई थी उसके बाद। जयंतिया विद्रोह, तो जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 के बीच में हुआ था। तो डी का यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2 4 1 3। 2 4 1 3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ पार्टियां दी हुई हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित लोग दिया गया है। तो सोशलिस्ट पार्टी, तो सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना की गई थी किसके द्वारा की गई? तो सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना यहाँ पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा की गई। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास, सॉरी, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना यहाँ पे पीसी जोशी के द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना, तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है या चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे सी का हो जाएगा पहला। और गदर पार्टी, तो लाला हरदयाल ने 1913 में इसको स्थापित किया था। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 2 4 1 3। 2 4 1 3 ऑप्शन यहाँ पे 3 होगा, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चालुक्य, चोल, कदम्ब या फिर कलचुरी? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी चोल। चोल शासक जो थे अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का जो अंतिम शासक था यह कौन था? तो यह हुसैन शाह था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जौनपुर शहर की स्थापना तो जौना खां यानी कि जोना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किसने बसाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर को बसाया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? JL नेहरू, बलदेव सिंह, अली जौहर या फिर BR अम्बेडकर? तो अंतरिम सरकार का सदस्य कौन नहीं था? तो अम्बेडकर जी अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी, खरोष्ठी, पाली या फिर ब्राह्मी? तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्तियाँ हैं। इसका दूसरा एवं 7वां मंडल सबसे प्राचीन है, पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में यानी कि सबसे नया है ये, जिनको जोड़ा गया। इनको नवीन मंडल भी कहा जाता है। कौन कौन सा? तो पहला और 10वां मंडल। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है कौन सा वेद? तो ऋग्वेद। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंध में 4 घटनाएं वर्णित हैं। घटनाओं के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके सही क्रम का चयन कीजिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह की फांसी, और लास्ट वाला है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। नीचे देखते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है घटनाक्रम। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1 दिसंबर 1931 को हुआ था। 1 दिसंबर 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ? तो ये 26 से 29 मार्च 26 से 29 मार्च 1931 को हुआ था। और साथ ही भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। 23 मार्च 1931 को। तो यहाँ पे इसको सीक्वेंस से लगाना है। तो सबसे पहले आ जाएगा गांधी इरविन समझौता जो कि कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को हुआ। फिर उसके बाद आ जाएगा भगत सिंह जी को फांसी जो कि 23 मार्च 1931 को हुआ। फिर उसके बाद आएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 29 मार्च 1931 के बीच। और सबसे लास्ट में आएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 7 सितंबर से 1 दिसंबर के बीच हुआ था। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही कूट होगा, यह हो जाएगा 4 3 2 1। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो इसमें से हिंदू कॉलेज कलकत्ता में जो है इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो राजा राम मोहन राय ने 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। अन्य कॉलेजों की स्थापना का क्रम इस प्रकार है, यानी कि जो दिल्ली कॉलेज है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1824 में हुई थी। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में की गई थी। और मुस्लिम
एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान जी ने किया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का शासक था, कहाँ का राजा था। तो अशोककालीन जो तुर्मय था यह मिस्र का राजा था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी जाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया। तो इन्होंने क्या आह्वान किया, तो इन्होंने आह्वान किया पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। तो भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था, तो ये बिजौलिया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व वर्ष 1913 में साधु सीताराम दास ने किया था तथा वर्ष 1915 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। तो ये कर सके थे कांग्रेस के 1916 लखनऊ अधिवेशन में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे, कौन थे। तो 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक जो थे इनका क्या नाम था, तो इनका नाम था बहराम जी एम मालाबारी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था। 1891 ईस्वी का सम्मति आयोग अधिनियम इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। किसके, तो बहराम जी एम मालाबारी के। यह एक पारसी समुदाय से संबंधित व्यक्ति थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ संस्था है और दूसरी तरफ प्रवर्तक दिया हुआ है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोखले जी ने इसको स्थापित किया था, बिल्कुल सही है। सोशल सर्विस लीग NM जोशी, सोशल सर्विस लीग NM जोशी। तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। सेवा समिति NN कुंजरू, ये भी सही सुमेलित है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी, जो कि गलत है। सोशल रिफॉर्म्स जो है एसोसिएशन वर्ष 1903 में यह चंदावरकर और भंडारकर द्वारा स्थापित हुआ था, ना कि श्री राम वाजपेयी के द्वारा। तो यही यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी। तो ये पत्रिका जो प्रारंभ की गई थी अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ समुद्री यात्री हैं और दूसरी तरफ देश दिया हुआ है कि किस देश से संबंधित थे। तो यहाँ पे वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा कांची। क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश से संबंधित था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो था यह स्पेन से संबंधित था। कांची, ये वास्को डी गामा जहाँ सबसे पहले पहुँचा था उसके बारे में और अगर देखा जाए तो ये कहाँ का रहने वाला था, तो ये पुर्तगाल से संबंधित था, पुर्तगाली यात्री था। कैप्टन कुक ये कहाँ से संबंधित है, तो कैप्टन कुक जो है यह ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है और तस्मान जो है यह हॉलैंड से संबंधित था। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा 2143 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उस देवस्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है। अमरनाथ, जगन्नाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, किसमें इसमें से भिन्न है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, जगन्नाथ में। बाकी तीनों में जो देवता हैं उनसे जगन्नाथ जी भिन्न हैं। अमरनाथ, केदारनाथ एवं विश्वनाथ के देव जो हैं यह भगवान शिव हैं। इन तीनों में जो पूजा के केंद्र में है वह शिव जी हैं। और साथ ही जगन्नाथ, तो जगन्नाथ जो है यह भगवान जगन्नाथ यानी कि कृष्ण से संबंधित यह स्थान है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सबसे अलग है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन एक सुमेलित है। वैलेंटाइन रूल, द इंडियन स्ट्रगल, रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, सुभाष चंद्र बोस, इंडिया अनरेस्ट, बीडी सावरकर, अनहैप्पी इंडिया। तो यहाँ पे कौन सी सही सुमेलित है। एक पुस्तक यहाँ पे दिया हुआ है जो कि सही सुमेलित है, जो कि है ऑप्शन बी। बाकी वैलेंटाइन्स रोल ने क्या लिखा था, तो इंडियन अनरेस्ट लिखा था इन्होंने। और सुभाष चंद्र बोस का जो यहाँ पे आत्मकथा थी क्या थी, तो द इंडियन स्ट्रगल है। और बीडी सावरकर का जो है अनहैप्पी इंडिया दिया हुआ है, गलत है। बीडी सावरकर द्वारा जो एक पत्रिका थी उसका नाम था हिंदुत्व। तो यहाँ पे अनहैप्पी इंडिया जो है यह लाला लाजपत राय जी द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो पहले से सही सुमेलित है, यह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा।
तो तत्पश्चात जो है यहाँ पे क्या हो सकता है, तो लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। दूसरा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्त सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, तो इसका सिर्फ पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। तो इसमें से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, तो संसद का स्थगन जो है, यह शक्ति जो है या राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह संशोधन किया गया था। तो ये जो संशोधन हुआ था, यह हुआ था राजीव गांधी के शासनकाल में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था, जिसके द्वारा जो मत डालने की आयु है वो जो है 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने किस एक मामले में पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था। तो ये शक्ति का प्रयोग जो हुआ था, यह हुआ था भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक के तहत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो वर्ष 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक के लिए किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है, तो यह घटना जो है यह कहलाती है बैठ जाना। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा, यहाँ पे जो दिया हुआ है कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान हैं, ये यहाँ पे असत्य दिया हुआ है कथन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। दूसरा कथन है कि राष्ट्रपति का लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है और यदि ऐसा नहीं है तो नियुक्ति के 6 माह के अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना होता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो दूसरा कथन यहाँ पे असत्य है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो यहाँ पे दिया हुआ है 6 माह के अंदर चुनाव होना चाहिए। वह संसद का एक भाग है, ना कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में से किसी का वह सदस्य उसको होना अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी सहमति के बिना अथवा सहमति की संभावना के आधार पर ना तो किसी देश के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है और ना ही किसी सैन्य बलों को और ना ही कहीं सैन्य बलों को तैनात कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद। बिना संसद के सहमति और इनसे विचार विमर्श से राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। तो आर्थिक कार्य विभाग जो है यह इसके लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे लोकतंत्र में सत्ता के क्षैतिज बंटवारे को निरूपित करता या करते हैं। कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका, या फिर केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर की सरकारों के रूप में सत्ता का बंटवारा क्षैतिज न होकर के ऊर्ध्वाधर प्रकृति का होता है। कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं तथा नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था की पूर्ति करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया। दूसरा है कि मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में राज्य बने। तीसरा है कि जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1986 में राज्य का दर्जा दिया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 एवं 2 दोनों कथन सही है, तीसरा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की जो स्थापना हुई थी
यह जो है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों की स्थापना 1987 में हुई थी, ना कि 86 में। तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला दूसरा सही है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये जो प्रावधान है यह किसके तहत किया गया है? तो ये प्रावधान जो है यह अनुच्छेद 338 और 338 ए के तहत किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि किसी भी देश का संविधान उस देश के नागरिकों की आकांक्षाओं का पिटारा है। कारण क्या है? तो संविधान निर्माताओं का मानना था कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतों और शिक्षा सहित गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से लवरेज जीवन जीने हेतु सभी आधार प्राप्त होने चाहिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है यहाँ? तो पहला कथन है कि इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। दूसरा है कि यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो केवल दूसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत है यह लिया गया है कनाडा से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है? अनुच्छेद 13, 14, 15, 16। तो इसका जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत किया गया है। साथ ही 17, 18 भी इसमें है। तो यहाँ पे चूंकि ऑप्शन में 2, 3 और 4 दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है कि अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 का है, ये भी यहाँ पे सही है। नदी बोर्ड्स एक्ट 1970 का है, जो कि गलत है, 1970 का नहीं है, 1956 का है। और राष्ट्रीय जल नीति तो 1987 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो सही नहीं है वह है ऑप्शन सी, और प्रश्न में चूंकि पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है। दूसरा है कि नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। तीसरा है कि कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। और चौथा है कि कार्यपालिका मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो 1, 2, 3 यहाँ पे सही है, चौथा कथन यहाँ पे सही नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषयों तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न नियमों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वन समवर्ती सूची बिल्कुल सही है। शेयर बाजार समवर्ती सूची का विषय नहीं है, संघ सूची का विषय है। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची बिल्कुल सही है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है। तो जो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है वह कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। शेयर बाजार जो है समवर्ती सूची से संबंधित ना होकर के किस सूची से संबंधित है? तो संघ सूची से संबंधित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं कहाँ से? तो भारत की समेकित निधि से, राज्य की समेकित निधि से, भारत की आकस्मिकता निधि से, या फिर राज्य की आकस्मिकता निधि से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा राज्य की समेकित निधि से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का अंतिम लक्ष्य मानवता थी। दूसरा कथन है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के कथनानुसार भारतीयों को अपनी संस्कृति और विरासत में गहरी आस्था होनी ही चाहिए, लेकिन उन्हें बाहरी दुनिया से मुक्त भाव से सीखने और लाभान्वित होने का प्रतिरोध नहीं करना चाहिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इस पार्टी का गठन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है कि वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार में गृह मंत्री, सूचना व प्रसारण मंत्री। दूसरा है राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष। तीसरा है एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष। और चौथा है कि जॉन मथाई अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। तो उपयुक्त में से कौन सा यहाँ पे सुमेलित है?
तो कौन कौन सा कथन यहाँ पे सही सुमेलित है? तो सभी यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण का निम्नलिखित में से किन किन घटनाओं से संबंध रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन से रहा है, भूदान आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, बिहार आंदोलन, रॉलेट एक्ट, आपातकाल का विरोध। तो इसमें से किससे किससे जो है लोकनायक जयप्रकाश जी का संबंध था? तो इसमें से भारत छोड़ो आंदोलन, आपातकाल का विरोध और साथ ही यहाँ पे बिहार आंदोलन से भी ये संबंधित थे। तो इसमें से किससे किससे जो है ये संबंधित थे? तो इसमें से जो है भारत छोड़ो आंदोलन, भूदान आंदोलन, बिहार आंदोलन और साथ ही आपातकाल का विरोध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 1, 2, 4, 6। ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि धर्मनिरपेक्षता के बारे में नेहरू सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण के पक्षधर थे। दूसरा कथन है कि तुर्की के कमाल अतातुर्क से भिन्न नेहरू के विचारों में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म के प्रति विद्वेष नहीं था। तीसरा कथन है कि नेहरू स्वयं किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि प्रतिचक्रवात उच्च वायुदाब के क्षेत्र हैं जहाँ पवनें अंदर की ओर चक्रीय प्रवाह करते हुए प्रवाहित होती हैं। और दूसरा कथन है कि उत्तरी गोलार्ध में प्रतिचक्रवात में वायु की दिशा घड़ी की विपरीत दिशा में होती है। और तीसरा कथन है कि प्रतिचक्रवात की स्थिति में वर्षा होती है। तो यहाँ पे कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो गलत कथन है वह है ऑप्शन डी, यानी कि सारे कथन यहाँ पे गलत ही दिए हुए हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैंपोस और लानोस उष्णकटिबंधीय सवाना घास स्थल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये घास स्थल जो हैं ये पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका नहीं होगा। कैंपोस और लानोस जो है यह दक्षिण अफ्रीका ना होकर के ये दक्षिण अमेरिका होगा। हाँ, क्योंकि जो ये कैंपोस और लानोस हैं ये ब्राज़ील और वेनेजुला में पाए जाते हैं। तो ये अफ्रीका नहीं है, ये अमेरिका है, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये जो डेथ वैली है ये किसका उदाहरण है? तो ये जो है रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है पहला है कि महासागरीय जलधाराओं के सामान्य प्रतिरूप का विकास उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्पष्ट रूप से होता है। दूसरा कथन है कि उत्तरी गोलार्ध में जलधाराओं की दिशा घड़ी की दिशा के विपरीत होती है। तीसरा है कि उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराओं पर मानसून का प्रभाव पड़ता है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? यहाँ तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला एवं तीसरा कथन यहाँ पे सही है, दूसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब। तो यहाँ पे काली मृदा जो है गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पंजाब में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण की सहायता कर सकती है? भूमि की कम या शून्य जुताई, खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। तो नीचे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे पहला एवं तीसरा जो है यह जो पद्धति है यह कृषि में जल संरक्षण को बढ़ावा देती है। तो पहला एवं तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, दूसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मोनेक्स किससे संबद्ध है? तो मोनेक्स जो है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध मानसून प्रयोग से है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है कि डेनमार्क का औद्योगिक विकास कृषि उत्पादों के आधार पर हुआ है। दूसरा है कि ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड का औद्योगिक विकास छोटी छोटी बहुमूल्य वस्तुओं के निर्माण द्वारा हुआ है। अब उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ झील है, दूसरी तरफ यहाँ पे राज्य दिया हुआ है। तो कौन सी झील किस राज्य से संबंधित है? तो नागार्जुन सागर ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा से। पुलिकट झील, तो पुलिकट जो है यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा से संबंधित है। अब यहाँ पे स्टैनले और
भवानी सागर। तो स्टेनले और भवानी सागर जो है यह कहाँ से संबंधित है, तो स्टेनले जो संबंधित है यह तमिलनाडु से हो जाएगी, और भवानी सागर तो यह हो जाएगा तो यहाँ पे नागार्जुन सागर जो हो जाएगा या आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा से संबंधित है, और साथ ही जो यहाँ पे पुलिकट दिया हुआ है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, और स्टेनले जो है यह तमिलनाडु में स्थित है, और भवानी सागर जो है यह केरल में स्थित है। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा 3142। ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फुलानी पश्चिम अफ्रीका, बंतू सहारा, मसाई पूर्वी अफ्रीका, नूबा सूडान। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो बंतू जो यहाँ पे सहारा दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन में जो जनजातियाँ दी हुई हैं जो स्थान दिया हुआ है बिल्कुल सही सुमेलित है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ सहायक नदी है और दूसरी तरफ यहाँ पे मुख्य नदी दिया हुआ है, तो इनको सुमेलित करना है। तो काबिनी जो है या कावेरी की सहायक नदी है, मूसी जो है यह कृष्णा की सहायक नदी है, केनुला जो है या ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और प्राणहिता जो है या गोदावरी की सहायक नदी है। इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र है और दूसरी तरफ दिया हुआ है देश। तो यहाँ पे किनकी, तो किनकी जो है जापान का है, कैंटन तो चीन का हो जाएगा, लॉरेन जो है या फ्रांस का है, और बेलो हॉरिजेंटले जो है या ब्राज़ील से संबंधित है। तो इसका जो सही कूट होगा 2 1 4 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इनको सुमेलित करना है। तो कपास के लिए वर्षा की जो मात्रा होती है कितना, तो कपास के लिए यहाँ पे कपास के लिए वर्षा जो है 50 से 100 सेंटीमीटर और तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो ए का दूसरा हो जाएगा। और साथ ही जूट के लिए तो वर्षा 160 से 200 सेंटीमीटर से अधिक भी और तापमान 25 से 30 डिग्री के लिए यहाँ पे अनुकूल होता है। किसके लिए, तो जूट के लिए। तो यहाँ पे ए का दूसरा हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा। और साथ ही गन्ना, तो गन्ना के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा और तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। गेहूं के लिए तो वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर और तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, और बाद में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब गेहूं पकता है तो तापमान अधिक लगता है। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 2 1 3 4, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनको सुमेलित करना है। माजुली द्वीप यहाँ पे दिया हुआ है, तो माजुली जो है यह किससे संबंधित है, तो असम में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा चौथा। और हुगली, तो हुगली जो है एक ज्वारीय नदी है। अनाईमुड़ी, तो अनाईमुड़ी जो यहाँ पे हो जाएगी यह किससे संबंधित है, तो अनाईमुड़ी जो है यह पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। और यहाँ पे दक्षिण गंगोत्री जो दिया हुआ है, तो दक्षिण गंगोत्री जो है यह अंटार्कटिक में अस्थायी शोध संस्थान जिसे 1989 में बंद किया गया और 1990-91 में जिसका स्थान मैत्री ने ले लिया। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्टेप शीतोष्ण महाद्वीप जलवायु का अनुभव नहीं होता है। तो यहाँ पे जो नहीं होता है यह पर्थ में नहीं होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये, तो ये स्थित है मध्य हिमालय या लघु हिमालय में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सागर है, दूसरी तरफ सागर से लगा देश दिया हुआ है। एड्रियाटिक सागर अल्बानिया, काला सागर क्रोएशिया, कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, भूमध्य सागर मोरक्को, लाल सागर सीरिया। तो यहाँ पे कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा यहाँ पे पहला सही सुमेलित है, यानी कि एड्रियाटिक सागर अल्बानिया बिल्कुल सही है। और साथ ही कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, और साथ ही भूमध्य सागर का जो यहाँ पे मोरक्को दिया हुआ है ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है। तो पहला, तीसरा एवं दूसरा चौथा यहाँ पे सही सुमेलित है, जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? भारत की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की या फिर ब्राजील की? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा की जो समुद्र तट रेखा सीमा है यह सर्वाधिक लंबी है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि बराक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दूसरा है कि मणिपुर के पूर्वी भाग से बहने वाली नदियाँ भी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी तंत्र में सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ना तो एक और ना ही दो, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। क्योंकि बराक नदी जो है मेघना की सहायक नदी है और मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ जो है या चिदबिन नदी की सहायक नदियाँ हैं जो माम्यार में बहती हैं। तो दूसरा, पहला एवं दूसरा दोनों कथन गलत है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया जो कहा जाता है या कहा जाता है बैकाल झील को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चट्टानी पदार्थों का रासायनिक अपक्षयण सबसे अधिक प्रभावी है? तो यहाँ पे चट्टानी पदार्थों का जो अपक्षयण सबसे अधिक प्रभावित है यह है पश्चिमी घाट पर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पादप दिया हुआ प्रकार है टमाटर, साग, आम, वृक्ष, नींबू, झाड़ी, मनी प्लांट, साग। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पे मनी प्लांट साग दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मनी प्लांट जो है यह लता का उदाहरण है, आरोही लता का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो यह जो है वर्तिकाग्र यहाँ पे प्रयोग में लाया जाता है, केसर जिससे बनाया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 107 कृत्रिम प्रश्न संख्या 107 है, कृत्रिम वर्षा हेतु उपयुक्त रसायन का नाम क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड, अमोनियम नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, ये सभी। तो यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा कृत्रिम वर्षा के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दूध में विटामिन बी नहीं होता है। ऑप्शन बी है कि विटामिन ए रेटिनॉल के अभाव के कारण त्वचा शुष्क तथा सल्की हो जाती है। तीसरा है कि जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है। ऑप्शन डी है कि विटामिन B1 थायमिन के अभाव में हृदयघात हो सकता है। तो कौन सा यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये कथन यहाँ पे सही नहीं है। दूध में विटामिन बी होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि दूध में विटामिन B1 नहीं होता है, तो यहाँ पे पहला कथन असत्य हो जाएगा, बाकी तीनों कथन यहाँ पे सत्य हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है, इसका कारण है? तो इसका जो कारण है यह निम्न आयन ऊर्जा है जिसके कारण ये प्रबल अपचायक होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि कार्य का मात्रक जूल है, दूसरा है कि शक्ति का मात्रक वाट है, तीसरा है कि ऊर्जा का मात्रक न्यूटन है। तो कौन सा इसमें कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, केवल तीसरा यहाँ पे सही सुमेलित है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्य का मात्रक यहाँ पे जूल होगा, ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का मात्रक होता है अर्थात जूल, शक्ति का मात्रक वाट होता है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है ऊर्जा का मात्रक न्यूटन, ये गलत है। तो यहाँ पे गलत दे दिया गया, कौन सा गलत है? तो पहला दूसरा यहाँ पे सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कथन में सही पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समस्थानिकों तथा संभारिकों के संबंध में सही है? पहला है कि समस्थानिकों में द्रव्यमान संख्या समान होती है, दूसरा है कि संभारिकों में परमाणु संख्या समान होती है। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो, ऑप्शन डी यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित कथन है, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। कारण है कि अग्न्याशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो कथन तो गलत है, लेकिन कारण यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभिकेंद्र बल से संबंधित कौन सा कथन सही है? यहाँ है, पहला है कि साइकिल सवार का वृत्तीय मोड़ पर मुड़ना, दूसरा है कि सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह का गति करना, और तीसरा है डोरी से बंधे कण की क्षैतिज वृत्त में गति। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ पे तीनों कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अभिकेंद्रीय बल के संदर्भ में तीनों कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए नाभिक के अतिरिक्त कोशिका के किस भाग में डीएनए होता है? तो नाभिक के माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है संक्षारण अथवा ऑक्सीजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। दूसरा है कि इसके प्रभाव से बचाने के लिए चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसमें दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो भी पैकेज्ड फूड आते हैं, जो आप देखते होंगे, नमकीन हो गया, चिप्स हो गया, इसमें जो अंदर गैस होती है नाइट्रोजन भरी जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर या फिर सोडियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। हाइड्रोजन जो है यह सभी तत्वों में उपस्थित होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडलीय नाइट्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि कुछ बैक्टीरिया को छोड़कर दूसरे जीवाश्म नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलने में सक्षम नहीं है। दूसरा कथन है कि बिजली चमकने से उत्पन्न उच्च ताप तथा दाब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन है कि खाद्य पदार्थों के भंडारण में उपयोग किए जाने वाले टिन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है। कारण है कि टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है। टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसका स्थानांतरण दो निकायों के मध्य अथवा किसी निकाय तथा उसके परिवेश के मध्य ताप में अंतर के कारण होता है। दूसरा है कि ऊष्मा को केवल केल्विन में व्यक्त किया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि रक्त एक संयोजी ऊतक है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि लाल रुधिर कोशिकाएं श्वेत रक्त कोशिकाओं तथा प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से प्लाज्मा कहा जाता है। तीसरा कथन है कि प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन उपस्थित होते हैं। अब उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा केवल पहला एवं तीसरा कथन सही है, दूसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित द्रव्यों में से किसका उपयोग वस्तुओं के कार्य परीक्षण के लिए प्रशीतक के रूप में किया जाता है? द्रव सोडियम, द्रव नाइट्रोजन, द्रव ऑक्सीजन या फिर ब्रोमीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव नाइट्रोजन का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। द्रव नाइट्रोजन का उपयोग वस्तुओं के कार्य परीक्षण के लिए प्रशीतक के रूप में किया जाता है क्योंकि द्रव नाइट्रोजन में कम तापमान निष्क्रियता पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आवेश तथा उसकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है सजातीय एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यही कथन यहाँ पे गलत है क्योंकि आकर्षित करने के लिए दोनों का जो सजातीय नहीं विजातीय होना चाहिए, यानी कि दोनों को अलग अलग प्रकार का होना चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह समिति जो है यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा में शामिल करने के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था? तो हरित क्रांति का जो प्रभाव था यह किन किन क्षेत्रों में था? तो ये जो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है न्यूनतम समर्थन कीमत के अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। दूसरा कथन है कि भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार को बफर स्टॉक कहा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, निम्नलिखित में से कौन उस संकट का प्रमुख कारण रहा? तो यहाँ पे इस संकट का जो प्रमुख कारण था यह बाहरी ऋण का उच्च स्तर था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य लक्ष्य थे? तो यहाँ पे इसके जो मुख्य लक्ष्य थे समृद्धि भी थी, आधुनिकरण भी था, आत्मनिर्भरता था और समानता सभी था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे असत्य है यहाँ है? पहला है कि जनसंख्या की गुणवत्ता देश की समृद्धि पर निर्धारित करती है। दूसरा है कि निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन इसके संदर्भ में जो है सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा
सॉरी, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी कथन असत्य नहीं, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे सही दिए हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है? तो यहाँ पे 15 से 59 आयु वर्ग के लोग जो हैं या श्रम बल जनसंख्या में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौसमी बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो मौसमी बेरोजगारी को जो यहाँ पे सही से परिभाषित कर रहा है वह है कि जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार प्राप्त हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मौसमी रोजगार कहेंगे। और उसी के विपरीत जब खास मौसम में ही, जैसे कुछ खास मौसम में जब लोगों को रोजगार मिलता है तो एक खास मौसम में ऐसा भी होता है कि जिनको रोजगार नहीं मिलता है, तो इसी को यहाँ पे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित हैं बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार। तो इसमें से कौन कौन से जो है तृतीय क्षेत्र में शामिल है, यानी कि सर्विस सेक्टर में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, चारों इसमें सर्विस सेक्टर में शामिल है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उच्च निर्धनता दर के प्रमुख कारण हैं जनसंख्या में उच्च दर में वृद्धि, बेरोजगारी, आय समानता, भूमि संसाधनों की कमी। तो ये सभी जो है ये भारत में उच्च निर्धनता के प्रमुख दर हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ है पहला है कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। दूसरा कथन है कि सरकार द्वारा व्यापारिक गतिविधियों से अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन लोगों के द्वारा दिए गए कर्ज को अनौपचारिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत शामिल किया जाता है? मित्र, व्यापारी, साहूकार, रिश्तेदार। तो इसमें से किनको किनको? तो सभी को इसमें शामिल किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है यह जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटान करवाने के लिए स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण किसके अंतर्गत स्थापित किया गया? तो ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित हुआ है? तो यह स्थापित हुआ है ग्रामीण पंचवर्षीय योजना के तहत। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ग्रामीण पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था यह 2007 से लेकर के 2012 तक था, और 2012 से 2017 जो है ग्रामीण पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था, जिसमें जो है इन योजनाओं को समाप्त करके नीति आयोग का गठन कर दिया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2001 से 2011 के दौरान भारत की किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम दर्ज की गई है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, नागालैंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी नागालैंड। नागालैंड जो है माइनस में चला गया था, इसका ग्रोथ -0.6% इसकी ग्रोथ रेट थी जो कि निगेटिव में थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, UNEP की कोलंबो उद्घोषणा संबंधित है? तो ये संबंधित है वैश्विक नाइट्रोजन चुनौती के समाधान से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी के परिणाम स्वरूप बना? तो यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 का था, ये जो है भोपाल गैस त्रासदी के तहत बना, त्रासदी के बाद बना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसके बनने का जो परिणाम था वो भोपाल गैस त्रासदी ही था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? तो भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम जो है या 1980 में अधिनियमित किया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 140 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया, और जीएस हमने सॉल्व कर लिया। चलिए अब हिंदी का पेपर जो है ये सॉल्व करते हैं। और ये PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होती है। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये PDF प्राप्त कर सकें। तो चलिए अब हिंदी का टेस्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हाँ, तो चलिए अब हिंदी का यहाँ पे है 60 प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि जो किसी बात या युक्ति को तुरंत सोच ले के लिए एक शब्द, तो इसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा प्रति उत्पन्न मति। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किए गए उपकार का फल ना मानने वाला व्याकरण की दृष्टि से क्या कहलाएगा? तो यह कृतघ्न कहलाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता है? तो युद्ध की जो इच्छा रखने वाला है यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है युद्धसु भी कहलाएगा, लड़ाकू भी कहलाएगा, युद्धेच्छु भी कहलाएगा और
ये सभी, यानी कि ये तीनों पॉइंट जो यहाँ पे दिया हुआ है युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए ये सटीक बैठता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निष्प्रिय का अर्थ है। तो निष्प्रिय का यहाँ पे जो सही अर्थ हो जाएगा यह हो जाएगा जो इच्छा रहित हो, जो इच्छा रहित हो उसे निष्प्रिय कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा। तो जो पूजा के योग्य हो उसे पूजनीय कहा जाएगा। ऑप्शन ए में है वर्तनी संबंधी, यहाँ पे ऑप्शन ए ही सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है। तो कृतज्ञ शब्द का सही यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कि जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है। तो बहुज्ञ शब्द का यहाँ पे जो सही अर्थ हो जाएगा यह हो जाएगा जो बहुत जानकार हो। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जिसे किसी से लगाव ना हो, जिसे किसी से लगाव ना हो उसे निर्लिप्त कहेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी कहलाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो बहुमूल्य हो जाएगा, सॉरी अमूल्य हो जाएगा। जिसकी कोई कीमत ना हो और जिसकी कीमत बहुत अधिक हो उसे बहुमूल्य कहेंगे। तो ऑप्शन सी प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। अवर का विलोम शब्द है। तो अवर का विलोम जो यहाँ पे हो जाएगा प्रवर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जटिल का विलोम शब्द है। जटिल का विलोम शब्द सरल हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो यहाँ पे जो युग्म अशुद्ध है कौन सा है। तो आमिष का जो यहाँ पे सामिष दिया हुआ है। तो आमिष और सामिष दोनों समानार्थी शब्द हैं, दोनों का मतलब होता है कि मांस खाने वाला। और निरामिष यहाँ पे इन दोनों का जो है, इन दोनों का अपोजिट क्या हो जाएगा। तो निरामिष हो जाएगा। निरामिष मतलब जो मांस नहीं खाता है। निरामिष इसका सही जो है विलोम हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है संकीर्ण का विलोम है। संकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा। तो विस्तीर्ण हो जाएगा संकीर्ण का विलोम। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अनुरक्ति का विलोम है। तो अनुरक्ति का विलोम विरक्ति हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विग्रह का विलोम है। विग्रह का विलोम क्या हो जाएगा। तो विग्रह का विलोम हो जाएगा संधि। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो निषिद्ध का जो सही विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो यह हो जाएगा विहित। ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो पोषक का यहाँ पे उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा। तो यह हो जाएगा शोषक, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अस्पृश्य का सही विलोम शब्द है। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा स्पृश्य का, यह हो जाएगा अस्पृश्य। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है साहचर्य का विलोम होगा। तो साहचर्य का विलोम यहाँ पे अलगाव हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो व्याघ्र जो है यहाँ पे तत्सम है, जिसका तद्भव हो जाएगा बाघ। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है माँ शब्द का तत्सम है। तो माँ शब्द का सही तत्सम मातृ हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर। तद्भव शब्द है मानव मनई, इनमें से कोई नहीं मनुष्य। तो इसमें से तद्भव शब्द जो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा। तो मनई हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पनही शब्द का तत्सम रूप होगा। पनही का तत्सम रूप हो जाएगा उपाना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पोखर का तत्सम रूप है। तो पोखर का यहाँ पे तत्सम रूप क्या हो जाएगा। तो पोखर का तत्सम रूप पुष्कर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द क्या हो जाएगा। तो अगम हो जाएगा तद्भव शब्द। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा यहाँ पे नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि श्रृंगार होता है, जो कि बर्तनी संबंधी यहाँ पे त्रुटि है, श्रृंगार और फिर इसका श्रृंगार हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है संस्कृत भाषा के शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में कुछ परिवर्तन के साथ किया जाता है वे शब्द क्या कहलाते हैं। तो वे शब्द कहलाते हैं तद्भव। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द तो यहाँ पे काज जो दिया हुआ है तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा कार्य हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से किस विकल्प के सभी पद तत्सम हैं। तो यहाँ पे संकट, सकट और सहज जो दिया हुआ है इसके जो सभी शब्द हैं ये तत्सम है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची, तो व्योम जो है आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा।
फूल का पर्यायवाची नहीं है। फूल का पर्यायवाची तनुजा जो है या फूल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो महादेव का पर्यायवाची चंद्रशेखर हो जाएगा। चंद्रशेखर ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। तो दिन जो है यहाँ पे भिन्न अर्थ वाला शब्द है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो है सुबह का पर्यायवाची यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आडंबर का समानार्थी शब्द है। तो आडंबर का समानार्थी ढोंग हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है नागर का पर्यायवाची है। नागर का पर्यायवाची चतुर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। तो अंधकार का तिमिर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो ध्वज जो है यह हवा का पर्यायवाची नहीं है, झंडा का पर्यायवाची हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो मनसिज जो है यह कमल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी जलज, अंबुज और पंकज ये सब कमल के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो निशाकर जो है चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है। तो मोहन और गीता गा रहे हैं, ये वाक्य यहाँ पे शुद्ध है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से शुद्ध बर्तनी का शब्द है। तो शुद्ध बर्तनी का शब्द यहाँ पे कश्यपु, हिरण कश्यपु हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से अशुद्ध बर्तनी का शब्द है। सन्यासी अशुद्ध है, सन्यासी इस तरीके से लिखा जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। तो कौन सी बर्तनी यहाँ पे जो दी गई है शुद्ध है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, उज्ज्वल यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किसकी बर्तनी शुद्ध है। तो संन्यास की बर्तनी यहाँ पे शुद्ध है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। तो किसका यहाँ पे जो है शुद्ध रूप में कौन सा वाक्य लिखा हुआ है। तो हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये वाक्य यहाँ पे शुद्ध है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शुद्ध वाक्य है। तो राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, ऑप्शन बी में जो वाक्य है ये शुद्ध है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो बर्तनी की दृष्टि से यहाँ पे कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आनुषंगिक यहाँ पे शुद्ध शब्द है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द। तो परीक्षा जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विशेष के पहले लगने वाले विशेषण काला, सफेद, अच्छी को कौन सा विशेषण कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे। तो इसे उद्देश्य विशेषण कहेंगे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विशेष क्या होता है। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द है। तो यह विशेषण और विशेष से दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। तो यहाँ पे चतुर जो है यह विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं। तो इस वाक्य में 4 विशेषण हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है धुंधला शब्द में विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा धुंधला शब्द में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो माँ ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, इसमें विशेषण का प्रयोग है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्साह शब्द का विशेषण होगा। तो उत्साह शब्द का विशेषण हो जाएगा उत्साही, ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। तो श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, इसमें जो विशेषण हो जाएगा यह हो जाएगा अधिक, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण होगा। तो यह हो जाएगा मेधावी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का जो विशेषण हो जाएगा यह हो जाएगा मेधावी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पर संख्या 59 में जो दिया हुआ है कि श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, इसमें ईमानदार विशेषण है और अधिक यहाँ पे प्रविशेषण लगा हुआ है। तो यहाँ पे चूंकि पूछा गया कौन सा विशेषण है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ईमानदार यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर प्रविशेषण पूछता तो यहाँ पे अधिक जो है या विशेषण होता, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और ताकि ये PDF जो है आप प्राप्त कर सकें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।